बेटा आप लोग इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स डायग्राम में खास तौर पे इसलिए फेस करते हैं क्योंकि आपको रिलेशनशिप का गेम नहीं पता कि व्हाट इज रिलेशनशिप। ये मैं उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा जो तुम लोग स्कूल कॉलेज में करते हो, ये मैं इकोनॉमिक्स के लॉ की बात कर रहा हूँ। बात सुनो इधर आओ। देखो, हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, या तो होता है पॉजिटिव या तो होता है नेगेटिव। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा भाई, ये मैं आ गया, ठीक है, और ये लेट से मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है। अगर मैं किसी इवेंट में जाऊंगा तो वो भी उस इवेंट में जाएगा, ठीक है, और अगर मैं किसी इवेंट में नहीं जाऊंगा तो वो भी उस इवेंट में नहीं जाएगा। अब आप लोग अगर एक चीज को गौर से देखें तो आपके एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये फॉल हो रहा है तो ये भी फॉल हो रहा है। जब एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, और जब भी दो कमोडिटीज के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कर्व ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। सही। अगर इसी को मैं उलट कर दूं, भाई यहाँ पे लेट से हमारा एक बड़ा अच्छा बच्चा है जरी, जरी आ गया और यहाँ पे उसकी एक्स आ गई। अब बात सुनो, अगर जरी किसी जगह पर जाएगा, अगर जरी किसी जगह पे जाएगा तो क्या उसकी एक्स जाएगी वहां पे? नो। और अगर उसकी एक्स कहीं पे जाएगी तो जरी उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, जरी उस जगह पे नहीं जाएगा। अब एक चीज को देखो, एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट में? एरोज आपके बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जरी और उसके एक्स के बीच में, दो कमोडिटीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ गया है? नेगेटिव, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप आ चुका है। और जब भी दो कमोडिटीज में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप आता है तो कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोप। समझ में आती है बात? ये केस क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देते हैं। जरी, जरी को बड़ा बड़ी खुशी हो रही है ये सुन के। जरी वापस सुनो भाई, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्स आ गई। एक्स का मतलब पता है ना क्या होता है? यहाँ पे आपकी एक्स आ गई। अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो वो आपको अवॉइड करने के लिए वहां पर नहीं जाएगी, और अगर वो किसी इवेंट में जा रही है तो आप उसको अवॉइड करने के लिए वहां पर नहीं जाओगे। तो बेटा एरोस कैसे जा रहे हैं? एरोस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर दूसरा वाला बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो रहा है। तो जब एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स में कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोप। जरी आप समझ गए बात को? जी, जरी बॉय। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है यार, मेरी आवाज तो बिल्कुल प्रॉपर, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी सही? बेटा बाकी लोग बताओ, आपने हेडफोन सही लगाए हुए हैं? सर अच्छी आवाज आ रही है, मोइस कह रहा है सर अच्छी आवाज आ रही है, सोनू निगम जैसी। तो फिर अब सुनो, जरी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? भाई इस तरह समझो, जब रिलेशन, जब एरो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव रिलेशन है, कर्व अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। उल्टे हो जाएंगे, जब कर्व्स ऑपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव रिलेशन है, कर्व डाउनवर्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं इसमें टाइम नहीं लगाना चाहता बहुत ज्यादा, आगे बढ़, आगे आ जाओ। बेटा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है डिमांड का। नाउ व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द विलिंगनेस, डिमांड इज द विलिंगनेस एंड ability of a consumer to consume a certain good or a service. Demand is the willingness and ability of a consumer to consume a certain good or a service. ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी चीज को खरीदने की चाहत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, या फिर जब आप उसे खरीदने की ताकत रखते हैं यानी कि एबिलिटी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेटा डिमांड में हमारे पास एक लॉ ऑफ डिमांड चल रहा होता है, और लॉ ऑफ डिमांड एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहता है। वो आपसे क्या कहेगा? वो बोलेगा यार कि एक बात बताओ,
अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी तो लॉजिकली बेटा वो कम अट्रैक्टिव नजर आएगा, तो खरीदने वाला बंदा कम हो जाएगा, तो डिमांड फॉर दैट गुड विल फॉल। और अगर किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट गुड विल राइज, क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा और लोग उसे पहले के मुकाबले में ज्यादा परचेज करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट गुड विल राइज। अब आप यहाँ पे एरोस को नोटिस करो, ऊपर नीचे आ रहे, यही वाला केस चल रहा है अपने पास। अच्छा, जब बेटा एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेशनशिप कैसा आता है? इनवर्स, यानी कि नेगेटिव। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। सही है। अब अगर मैं इसकी डायग्राम इधर बनाऊं, अगर मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे देखना भाई, हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी प्राइस और एक्स एक्सिस पे आ जाएगी क्वांटिटी। तो बेटा जब नेगेटिव रिलेशनशिप हमारे पास चल रहा है तो कर्व कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सुनो कि यार इनिशियली फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्राइस लेवल चल रही थी, मैं इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था और मैं पॉइंट ए पे बैठा हुआ। ठीक है, तो यार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर मेरे पास प्राइस लेवल कम होती है फ्रॉम पी टू पी वन, तो जब मेरे पास बेटा प्राइस लेवल कम होगी फ्रॉम पी टू पी वन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? मेरी डिमांड जो है वो बढ़ जानी चाहिए, और वो बढ़ के चली जाएगी फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और अगर किसी भी गुड की प्राइस लेवल बढ़ती है फ्रॉम पी टू पी टू, तो बेटा उससे क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? वो कम हो जाएगी। और जब आपकी डिमांड कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ऐसे पीछे की तरफ आएगी फ्रॉम क्यू टू, मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? समझते हैं बेटा बात को? बताओ यार, आप लोग क्या नींद में क्यों हो इतनी? एक्टिव रहो भाई, एक्टिव रहो। P1 P2 को छोड़ें, अभी अभी आप इसको, इसके ऊपर फोकस करें। ये क्लियर है? वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया वो वाला पोर्शन, वो मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। चलें, अब बेटा डायग्राम बनाना कोई बड़े काम की बात नहीं है। अच्छा, प्राइस वन एंड प्राइस टू, अच्छा ये बोलो ना बेटा, प्राइस वन का मतलब है कि प्राइसेस कम हो गई ना, कुछ भी वेरिएबल दे दो, P3 बोल दो, P4 बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्राइसेस कम हुई तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब बेटा प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? वो कम हो जाएगी और आप आ जाएंगे क्यू से क्यू टू। समझे मोइस? अच्छा बेटा, अब बात सुने यार, डायग्राम बनाना कोई उसकी बात नहीं है तो क्या आपने बड़ी तोप चला ली? असल चीज होती है डायग्राम को एक्सप्लेन करना। अब आप डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करते हो, खास तौर पे इस वाले डायग्राम को, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के हवाले से। तो क्या आपकी एक्सप्लेनेशन बनेगी? सबसे पहले, सबसे पहले बेटा एक बात सुनो, हमारे पास ये जो हम लोग क्वांटिटी कभी बढ़ रही है, कभी हमारी क्वांटिटी फॉल हो रही है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी प्राइस में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इस डायग्राम में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है? कि प्राइस फैक्टर चल रहा है, कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो पहला फैक्टर क्या आ गया? प्राइस फैक्टर। दूसरा फैक्टर, बेटा आप खुद देखो, मैं एक ही लाइन पे कभी ऐसे नीचे आ रहा हूं, कभी ऐसे ऊपर जा रहा हूं, यानी कि मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आएगा इधर टू हाईलाइट? मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है, ये आ गया मेरा दूसरा पॉइंट टू हाईलाइट, दैट इज मूवमेंट अलोंग द कर्व। आगे और बात करते हैं जी। तीसरी बात, यार एक बात सुनो,
सिर्फ प्राइस अकेली तो नहीं डिमांड को अफेक्ट करती ना, आपके पैसे अफेक्ट करते हैं, आपकी इनकम अफेक्ट करती है। अब सर्दियों में लोग कॉफी प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू आइसक्रीम, गर्मियों में लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो बहुत सी और भी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी की भी बात अब तक नहीं की। तो मैंने जो मैं बात कर रहा हूँ उसको पता है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिट्रस पैरेबस। क्या कहा जाता है भाई? सिट्रस पैरेबस। अब सिट्रस पैरेबस क्या होता है? सिट्रस पैरेबस बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल मतलब वो चीज जो बार बार ऊपर नीचे हो रही है, और इस डायग्राम में वेरिएबल फैक्टर कौन है भाई? प्राइस। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज प्राइस, all other factors are constant। यानी कि मैं अभी इनकम, टेस्ट, वेदर वगैरह को कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ भाड़ में जाओ। मैंने उनके बारे में अभी तक बात ना की है ना मैं अभी करूंगा। मैंने बोला मैं उनको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ कि इनकम क्या चल रही है, वेदर क्या है, टेस्ट क्या है, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को? सिट्रस पैरेबस। अच्छा जी, लास्ट केस। बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप एक लाइन के ऊपर होते हो और कभी आपकी डिमांड बढ़ रही है, कभी आपकी डिमांड ऐसे ऊपर नीचे, एक लाइन पर जब आप चल रहे होते हैं ना, तो आप इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहेंगे। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप उसे कहेंगे एक्सटेंशन, और अगर आपकी डिमांड कम होगी तो आप उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है सारे मामला? बेटा ये जो आपके पास डिमांड बढ़ रही है ना, ये, इसको आप इंक्रीज की जगह एक्सटेंशन का नाम यूज करेंगे बस, ये। और यहाँ पे डिमांड कम हो रही है तो डिक्रीज की जगह कॉन्ट्रैक्शन का नाम यूज करेंगे। कोई मसला? सही। अच्छा मैं आपको जरा इसके नोट्स दिखा रहा हूँ, ये लो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, रीड करो, कुछ भी पूछना है तो पूछो। रीड करें इसे। चलिए जी फर्दर आगे बात करें। अच्छा अब ये बेटा एक डेफिनेशन भी है अफेक्टिव डिमांड की, कि व्हाट इज अफेक्टिव डिमांड। अफेक्टिव डिमांड एमसीक्यूज के अंदर, मतलब जो हमने डिमांड पढ़ी वो अफेक्टिव डिमांड ही है, ठीक है। अफेक्टिव डिमांड का मतलब कि आप विलिंग भी हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए, प्लस आपके पास इतना पैसा भी हो कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका पूरा नाम क्या है? अफेक्टिव डिमांड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा हम लोग जब बात कर रहे थे अदर फैक्टर्स के भी हवाले से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिट्रस पैरेबस में हम लोग अज्यूम करते हैं कि जितने भी अदर फैक्टर्स हैं दे आर कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अदर फैक्टर्स की, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जैसे कि मैंने आपको इनकम वगैरह की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला फैक्टर अदर देन प्राइस चल रहा है, टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। तो बेटा जो हमारा पहला फैक्टर अदर देन प्राइस चल रहा है वो क्या है? इनकम। सही है। इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यार अगर एक जनरल सा रूल में देखूं, जनरल सा उसूल, वो क्या है कि अगर किसी भी बंदे की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है? उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा ही है, क्योंकि उसकी इस्तेताद बढ़ रही है खरीदने की। और अगर किसी भी बंदे की इनकम फॉल होती है तो वो उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता, उसकी डिमांड क्या हो जाती है? उसकी डिमांड फॉल हो जाती है। अगर जनरली देखा जाए तो इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव। सही। बट इनकम फर्दर दो टाइप्स ऑफ गुड्स में डिवाइड हुई हुई होती है, एक आपका होता है नॉर्मल गुड, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है इंफीरियर गुड। एक नॉर्मल गुड होता है और एक क्या होता है? इंफीरियर गुड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेटा सुनना, नॉर्मल गुड जो होता है ना, वो आपके पास लग्जरी गुड होता है, वो आपके पास एक्सपेंसिव गुड होता है, और वो आपके पास एक ब्रांडेड गुड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपकी अपनी प्राइवेट कार, या फिर महंगी वॉच, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप। यार जाहिर सी बात है जब पैसा आएगा तभी तो आप ये लग्जरी और इस तरह की एक्सपेंसिव चीजों का अफोर्ड कर पाएंगे ना। यानी कि जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी
तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी आपकी बढ़ रही होगी। और जब आपकी इनकम लेवल फॉल होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी क्या होगी, फॉल होगी। यानी कि नॉर्मल गुड में इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है। इसी को अगर मैं इंफीरियर पे कन्वर्ट करूं तो बेटा इंफीरियर गुड वो गुड होता है जो बिल्कुल नॉर्मल का ऑपोजिट है। नॉर्मल लग्जरी था, इंफीरियर गुड क्या होता है, नॉन लग्जरी। ठीक है, नॉन लग्जरी गुड। अच्छा जी, नॉर्मल एक्सपेंसिव था, ये कैसा होगा, चीप गुड होगा। नॉर्मल ब्रांडेड था, ये कैसा गुड होगा, नॉन ब्रांडेड गुड। सही है। वहां पे एग्जांपल प्राइवेट कार की थी, यहां पे एग्जांपल किसकी आ रही होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब एक बात सुनो, अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो क्या आप पागल हैं कि आप बस में धक्का खाएंगे, खुआर होंगे? नहीं। तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल। और अगर किसी भी टाइम पे आपकी इनकम लेवल फॉल हो जाती है तो मजबूरन आपको बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा ना। तो बेटा डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल राइज। तो जब हम लोग इंफीरियर गुड की बात करते हैं तो बिटवीन इनकम एंड डिमांड देयर इज एन इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। कोई मसले वाली बात बेटा? सर एक्सप्लेन नॉर्मल इंफीरियर गुड अगेन। बेटा इस नॉर्मल गुड जो होता है एक्सपेंसिव गुड होता है, इंफीरियर गुड जो होता है वो चीप गुड होता है। जैसे कि समझ लो नाइकी के ओरिजिनल शूज नॉर्मल गुड में आ गए, और फर्स्ट कॉपी सेकंड हैंड ये सब किस में आ गए, इंफीरियर गुड के अंदर आ गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इनकम बढ़ेगी तो आप असल ब्रांड की तरफ जाओगे, तो डिमांड फॉर ओरिजिनल शूज विल इंक्रीज। और जब आपकी इनकम लेवल फॉल होगी और आपको शौक है नाइकी पहनने का, तो बेटा आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते हो ना, तो आप उसकी फर्स्ट कॉपी पे या फिर आप सेकंड हैंड नाइकी परचेज करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इंफीरियर गुड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा दूसरा फैक्टर कौन सा है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपके पास होता है बेटा, ये इनकम टैक्स भी कहलाया जाता है, इनकम टैक्स। ठीक है, और इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी कहते हैं। क्या कहेंगे जी, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या बोलता है कि जो बंदा जितना अमीर होता रहेगा मैं उसके ऊपर उतना टैक्स परसेंटेज लगाता रहूंगा, क्योंकि मैं अब अमीर बंदे से ज्यादा टैक्स लूंगा ना एज कम्पेयर टू गरीब बंदा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल राइज होती रहेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है सिंपल टर्म्स के अंदर। तो डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल राइज होगी मैं टैक्स बढ़ाता रहूँ। सही। अब डायरेक्ट टैक्स की कहानी सुनो जरा बेटा। हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, एक फॉर्मूला है, डिस्पोजेबल इनकम या फिर इनकम आफ्टर टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम या फिर इनकम आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू आपकी जो नॉर्मल महाना इनकम है, इनकम माइनस टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो आप टैक्स पे कर, अज्यूमिंग ईयर वन में आपकी इनकम है 1,000 रुपए और आप 100 रुपया टैक्स पे कर रहे हैं, तो बेटा इन दी एंड आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच गई, 900 रुपए। ईयर टू के अंदर आपकी इनकम अभी भी सेम है बट गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा के 200 रुपया कर दिया, तो बेटा अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच रही है, 800 रुपए। यानी कि जैसे ही आपके मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं, जैसे ही आपके मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि आपकी इनकम लेवल फॉल हो जाती है। जब इनकम फॉल होगी तो उससे मेरे कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। जब मेरे कंज्यूमर पे बर्डन बढ़ेगा तो बेटा उसकी स्पेंडिंग फॉल होगी, और जब उसकी स्पेंडिंग फॉल होगी तो उसकी ओवरऑल डिमांड पे भी क्या इफेक्ट आना चाहिए, उसकी डिमांड भी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई मसला इसके अंदर? चलो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं।
तीसरा केस एडवर्टाइजिंग। बेटा एडवर्टाइजिंग आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है परसुएसिव और एक आपके पास होती है इंफॉर्मेटिव। इन दोनों का जरा डिफरेंस समझना। बेटा पहले इंफॉर्मेटिव की बात करें तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेटिव के अंदर पता है क्या होता है, आप कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स, ये क्या है? ये आपके पास है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप कंज्यूमर को नॉलेज दे रहे हो। स्मोकिंग किल्स, अल्कोहल किल्स। आप किसी को भी फोन करो तो पीछे एक बाजी बोल रही होती है कि पोलियो के कतरे पिला दो, बच्चों को जी वैक्सीन लगवा दो, और जी कोरोना वायरस कम हो गया खत्म नहीं हुआ, या डेंगू से बचने के तरीके। ये सब में क्या हो रहा है कि मेरे कंज्यूमर को नॉलेज मिल रही। तो इस एक तो एडवर्टाइजिंग ये होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेटिव। एक होती है परसुएसिव, जो कौन करता है? जो ब्रांड्स करते हैं टू अट्रैक्ट, ब्रांड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ये कौन करता है? ये ब्रांड्स करते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कैसे भाई? जो आप लोग टीवी पे ऐड देखते हो, केएफसी का, पेप्सी का, मैकडोनल्ड्स का, एप्पल का, सैमसंग का, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं अपने ऐड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लो कि माउंटेन ड्यू के ऐड में ऋतिक रोशन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग ऋतिक पे ट्रस्ट करते हैं। लोग कहते हैं यार अगर ऋतिक ये कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है तो अच्छी होगी भाई, डर के आगे वाकई वाकई जीत होगी। हालांकि डर के आगे मौत ही होती है। तो खैर लोग जो है ऋतिक पे भरोसा करके ड्यू पीना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा जब ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके आ रहे हैं, किसी वजह से लेके आए ना, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो उनकी तरफ। जब कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो उनका माल बिकेगा। इनका अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट बढ़ाना ही है ना। अच्छा, अब और भी बातें हैं कि ये लोग एडवर्टाइजिंग करते कैसे हैं। बहुत तरीके होते हैं, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, और क्या कहते हैं, मैगजीन्स, सही है, और रेडियो पे लगा दो जी, कॉल के ऊपर लगा दो। तो ये बहुत से तरीके होते हैं जिससे आप लोग एडवर्टाइजिंग अपनी कर सकते हैं। अब आइएगा लास्ट केस के ऊपर। लास्ट केस क्या होता है? लास्ट आपके पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब ये है कि यार एक गुड की प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या चेंज आ रहा है। यानी कि ये मेरे पास दो अलग अलग फोन है। क्या है भाई कि इस गुड की प्राइस में जो चेंज आया, इस फोन की प्राइस में चेंज आने की वजह से इस फोन की डिमांड में क्या इफेक्ट आया। सही है। तो ये हमारे पास होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के गुड एक्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से गुड वाई की प्राइस में क्या चेंज आ। ठीक है, अब सुनना जरा क्या हिसाब किताब चल रहा होता है। इधर आओ बेटा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं ना, ये ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव गुड्स विच कैन बी यूज्ड इफ वन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि कोक और पेप्सी और टी एंड कॉफी। अच्छा, इसके अलावा आप ले लो जी ब्राउन ब्रेड एंड जो हमारी सफेद वाली ब्रेड आती है वो, मैदे की जो होती है, वो सब्स्टिट्यूट्स है ना। अगर ये नहीं मिला तो ये खा लूंगा भाई, समझे। तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं ले रहा हूँ प्राइस ऑफ कोक, क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी। बट बेटा एग्जाम में आप लोग रियल लाइफ ब्रांड का नाम यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोक आप लिखेंगे प्राइस, प्राइस ऑफ गुड वाई, एंड इंस्टेड ऑफ पेप्सी आप लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। सही है, या गुड ए गुड बी, जो आपको ठीक लगे। अच्छा यार एक बात बताओ ना जरा, अगर पेप्सी की प्राइस, अगर कोक की प्राइस बढ़ती है, अगर कोक की प्राइस बढ़ती है तो क्या बंदा कोक पिएगा? नो। वो कोक छोड़ के इसके सब्स्टिट्यूट यानी कि पेप्सी की तरफ जाएगा। इससे पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? बढ़ जाएगी। और अगर कोक की प्राइस कम होती है तो बहुत सा कंज्यूमर ऐसा है जो पेप्सी से उठ के कोक पे जा रहा होगा, क्योंकि कोक की प्राइस कम हो गई है। तो बेटा कोक की प्राइस कम होने की वजह से पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कम हो जाए। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर आप एक चीज गौर से देखो, एरोस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं।
और जब भी आपके पास एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। कोई मसले वाली बात। इसी तरह अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री पे चला जाऊं, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, ये जॉइंटली यूज्ड गुड्स होते हैं, जॉइंटली यूज्ड गुड्स। जॉइंटली यूज का मतलब कि यार ये दोनों साथ यूज होते हैं। अगर मेरे पास एक चीज है और दूसरी नहीं है तो बेटा वो वाली चीज भी यूजलेस है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, शू लेस एंड शू, डीवीडी प्लेयर एंड डीवीडीज। ठीक है, तो अब यहां पे आपकी आसानी के लिए मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं, प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न। यार मेरी बात सुनो ना राजा, जब आप मूवी देखने जाते हो तभी पॉपकॉर्न खरीदोगे ना। आप सिर्फ पॉपकॉर्न खाने तो नहीं जाओगे सिनेमा में, न्यूप्लेक्स में, पागल तो नहीं हो ना। तो आप लोग मूवी देखने जाते हैं, आप कहते हैं यार मूवी देखने आया, चलो कोई चटक पटक करनी चाहिए, तो आप लोग पॉपकॉर्न खरीद लेते हो, ऐसा ही है। सिर्फ पॉपकॉर्न खाने तो नहीं जाते सिनेमा। तो अब बात सुनो बेटा, जब सिनेमा की टिकट महंगी हो जाएगी, जब सिनेमा की टिकट महंगी हो जाएगी तो क्या लोग मूवी देखने जाएंगे? नो। और जब लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे तो क्या पॉपकॉर्न बिकेगा? नो। तो पॉपकॉर्न की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? कम हो रही है। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास सिनेमा सस्ता हो जाता है तो लोग मूवी देखने जाएंगे पागलों की तरह। और जब लोग मूवी देखने जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो बेटा कुछ खाए पिएंगे भी। तो उससे क्या होगा, लोग क्या खरीदेंगे? पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? वो बढ़ रही है। अब आप लोग चीज को गौर से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, नेगेटिव या फिर इनवर्स। कोई मसले वाली बात चारों में? नहीं नहीं, कहां से मैं बेटा, सब्सिडी और सब्सिड्यूट बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, किन किन को मिला रहे हो? सब्सिडी बाद में डिस्कस करेंगे, इनमें कोई इशू आ रहा है? चलो, ये इनकम आ गया, डायरेक्ट टैक्स आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गई, प्राइस रिलेटेड गुड्स, ठीक है, ये आपके सामने नोट्स आ गए। अच्छा जी, ये आपके पास इनकम के बारे में लिखा हुआ है, सही है, और ये इनकम की एग्जांपल्स सारी एक्सप्लेनेशन आ गई, इनको भले इग्नोर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ग्राफ नहीं बनाना भले। डायरेक्ट टैक्सेस आ गए, डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल आ गई और पूरी चेन आ गई। एडवर्टाइजिंग आ गई आपके पास, मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आ गई है। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास डायग्राम को वापस इग्नोर करें भले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा बेटा, अब सिर्फ ये चंद फैक्टर्स नहीं है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, वेदर हो गया, टेस्ट हो गया, फैशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कल्चर, इसके अलावा जी ट्रेडिशन। तो ये भी और बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बट ये चार जो मैंने आपको बताया ना, एक दो तीन और चार, ये मेजर है। आप इस पे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, फिर क्लास को हम लोग अपने इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, मुझे ये जरा डायग्राम कॉपी करने दो। अच्छा जी, सुने जरा। बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम की, वो क्या है, प्राइस फैक्टर वर्सेस नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है। प्राइस फैक्टर वर्सेस नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर की डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीजें मैंने आपको बना के दिखा दी थी, ठीक है। ये जो हमारे पास मूवमेंट आ रही होती है, ये किसका पार्ट है? ये हमारे पास पार्ट है प्राइस फैक्टर का, सही है। ये हमारे पास किसका पार्ट है भाई? प्राइस फैक्टर का पार्ट। एक सेकंड जरा रुको, इसको मैं जरा सही करूँ, ठीक है। ये आ गई प्राइस फैक्टर की डायग्राम, ये आ गई आपकी प्राइस फैक्टर की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये प्राइस फैक्टर चल रहा है। अब बेटा मुझे इसको नॉन प्राइस फैक्टर से कंपेयर करना। नॉन प्राइस फैक्टर में क्या होता है? इनकम, टेस्ट, वेदर, फैशन, इस तरह की चीजें, सही है। अब ये देखो जरा भाई, यहाँ पे आपके पास आ गई है प्राइस, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी, सही है। ये है आपका नॉर्मल सा डिमांड कर्व टी, सही है। लेट से
कि मुल्क में पेप्सी 5 रुपए की है और मोइस जो है वो दिन की 2 पेप्सियां पीता है। ठीक है, मोइस पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है। अब सुनो जरा बेटा, लेट से मोइस की इनकम बढ़ गई। जब मोइस की इनकम बढ़ेगी तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सी कंज्यूम करेगा। अच्छा, लेकिन क्या दुकान वाले को पता है कि इसकी इनकम बढ़ी है? नो। तो दुकान वाला तो बेटा 5 रुपए ही चार्ज करेगा ना पेप्सी के लिए, भले आप 10 पेप्सी ले लो या 50 पेप्सियां ले लो। पेप्सी की प्राइस क्या रहेगी? 5 रुपए पर पेप्सी। तो इससे पता है क्या होगा कि मोइस जब पहले के मुकाबले में ज्यादा कंज्यूम करेगा ना, तो मोइस का डिमांड कर्व चला जाएगा राइट वर्ड फ्रॉम D to D1। और मोइस सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में अब कितनी पेप्सियां पी रहा होगा? 4 पेप्सियां पी रहा होगा, और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर मैं बात करूं कि यार मोइस के ऊपर टैक्सेस लग गए फॉर एग्जांपल, तो बेटा अब दुकान वाला मोइस का रिश्तेदार तो नहीं है जो मोइस को बोलेगा कि यार वो तुम्हारी तो इनकम कम हो गई, तुम एक काम करो मुझे ना कम पैसे दे देना पेप्सी के। ऐसा तो नहीं होता ना। तो मोइस अब भले एक पेप्सी पिए या 50 पेप्सियां पिए, पेप्सी की प्राइस क्या रहेगी? 5 रुपए रहेगी। तो अब जब मोइस के ऊपर टैक्स लगा, तो मोइस का डिमांड कर वैसे आ गया पीछे की तरफ, फ्रॉम D to D1। और अब सेम 5 रुपए पे मोइस कितनी पेप्सी पी रहा है भाई? मोइस एक पेप्सी पी रहा है, और वो पॉइंट ए से किधर आ गया? पॉइंट सी के ऊपर आ गया। अब मुझे दोनों डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन को कंपेयर करना है। बेटा ये देखो, ये क्या है? प्राइस फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले नॉन प्राइस फैक्टर। नॉन प्राइस फैक्टर यानी कि प्राइस से हट के एक अलग फैक्टर। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट अलोंग द कर्व। जबकि बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? शिफ्ट आ रहा है। तीसरी बात, बेटा वहां पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, जबकि यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? यहाँ पे हमारे पास प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, लास्ट बात, बेटा वहां पे जब बढ़ता था तो एक्सटेंशन कहते थे, जब गिरता था तो कॉन्ट्रैक्शन कहते थे। यहां पर जब बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे इंक्रीज, और जब कम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीज कहेंगे। या फिर अगर एग्जामिनर ने लिखा हो कि डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग राइटवर्ड, राइटवर्ड का मतलब ये आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। अगर लिखा हो डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड का मतलब ये पीछे आ रहा। कोई मसले वाली बात बेटा? समझ गए हो सारी कहानी? अच्छा, बस एक लास्ट केस कर रहे हैं फिर क्लास को ऑफ करेंगे। लास्ट केस ये है भाई कि हमारा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड की डेफिनेशन होती है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांडर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांडर्स। क्या मतलब है इसका? डायग्राम के हिसाब से समझना। भाई लेट से ये हमारी पेंसिल है, सही है, एप्पल पेंसिल। अब सुनना जरा इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। भाई यहाँ पर हमारे पास 3 लोग हैं। एक है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, ये है मिस्टर जेड। ठीक है, और ये कर्व आ गया हमारे पास मार्केट डिमांड का। सही है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, और ये आ गया हमारे पास मार्केट डिमांड। सही है जी। इधर आ गया प्राइस, इधर आ गया क्वांटिटी। ठीक है, इधर आ गया प्राइस, इधर आ गया क्वांटिटी, इधर आ गया प्राइस, यहाँ पे भी आ गया क्वांटिटी, इधर आ गया प्राइस, और यहाँ पे भी आ गया क्वांटिटी। ठीक है जी। अब सुने जरा बेटा, 4 अलग अलग हमारे पास डिमांड कर्व आ गए इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग जो नॉर्मल बनते हैं। सही है, ये लो डी, डी, डी और डी। अब सुने जरा भाई, लेट से मार्केट में ये पेंसिल है 5 रुपए की। सही है, ये पेंसिल कितने की चल रही है? 5 रुपए की चल रही है। मिस्टर एक्स क्या, मिस्टर एक्स ने जाके दुकान वाले को बोला कि यार ये 5 रुपए की मुझे 50 पेंसिलें दे देना। सही है। मिस्टर वाई गया, अब मिस्टर वाई के लिए भी प्राइस सेम ही रहेगी।
मिस्टर वाई ने कहा कि यार ये 50 रुपए की मुझे 30 पेंसिलें दे देना। मिस्टर जेड गया, मिस्टर जेड के लिए भी पेंसिल की प्राइस सेम रहेगी। मिस्टर जेड ने कहा कि यार ये 50 रुपए की मुझे 20 पेंसिलें दे देना। तो मार्केट में बेटा 5 रुपए की टोटल कितनी पेंसिलें बिक गई? 50 + 30 + 20 यानी कि टोटल कितनी? 100। तो मार्केट में ये 5 रुपए की कितनी पेंसिलें बिक चुकी हैं? ये मार्केट में 100 पेंसिलें बिक चुकी हैं। इसे कहते हैं मार्केट डिमांड कर। कोई टेंशन